जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यबा। पिछले लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं, क्या क्या बातें हमने की थी रिवैल्यूएशन के अंदर, उसको रिवाइज़ करके फिर आगे बढ़ेंगे। हमने कहा था एसेट की इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पर होती है। कॉस्ट के लिए कॉस्ट डिटर्मिनेशन की लंबी एक लिस्ट है कि इसके अंदर क्या क्या कुछ ऐड होना होता है। एसेट की लिस्ट प्राइस है, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस होगा, सेटलमेंट डिस्काउंट लेस होगा, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ऐड होंगे और इस तरह की बातें जो हमने पहले लेवल पर पढ़ी हुई हैं। समहाउ हम उसको मज़ीद डिटेल में एक पूरे लेक्चर के अंदर वो भी कवर करेंगे। इनिशियल रिकॉग्निशन कर ली। इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद हमारी आती है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट मींस ईयर एंड पर कैसे चलना है, आपने ईयर एंड पर लेकर जाके कैसे करना है। तो वो क्या है, दो मॉडल है हमारे पास, कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। तो कॉस्ट मॉडल जो है वो तो पहले से पढ़ रखा है हमने कि एसेट अपनी कॉस्ट पर मौजूद होता है, एसेट अकाउंट, और हम फिर उसमें से डेप्रीसिएशन करते हैं। हर साल डेप्रीसिएशन चार्ज होती है और हर साल के एंड पर कैरिंग अमाउंट जो होगी कॉस्ट माइनस उस साल के एंड तक एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जो चार्ज हो गई हुई है वो होगी, तो हम कैरिंग अमाउंट पर पहुंच जाएंगे। और इसको बोलते हैं एक हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर एसेट चल रहा है। एक एसेट 20 साल पुराना हो गया हो तो भी वो किस पर मौजूद होगा, अपनी कॉस्ट पर मौजूद होगा। ऑन अदर हैंड एक और मॉडल है, वो है रीवैल्यूएशन मॉडल। इस रीवैल्यूएशन मॉडल में हम कहते हैं कि यार एसेट की वैल्यू जो है ना, हमने बिल्कुल आज की रखनी है। एक 20 साल पहले जो गाड़ी खरीदी थी आज उसकी वर्थ वो तो नहीं होगी। 20 साल पहले होंडा सिटी अगर खरीदी हो तो वो शायद उस जमाने में लाख रुपए की आती हो या 70-80 हज़ार रुपए की 2020 में आती हो, तो वो तो डेप्रीशिएट हो कि शायद 10,000 रुपये पड़ी होगी। लेकिन आज उसकी वैल्यू, उसी की 20 साल पुरानी की वैल्यू जो होगी वो 8-10 लाख रुपए होगी। ठीक इसी तरह से बिल्डिंग है, आपने बिल्डिंग खरीदी 10 साल पहले, 10 साल पहले क्या वैल्यूज थी और आज क्या वैल्यूज हैं। 10 साल पहले वही बिल्डिंग हो सकता है आपने क्या नाम है खरीदी हो 5-1 लाख रुपए की, आज वो 5 करोड़ की होगी। ठीक, तो सोचा ये गया कि दरम्यान में कोई मॉडल ऐसा होना चाहिए जो कि उसको उसकी फेयर वैल्यू पर ले आए, आज की वैल्यू पर ले आए, आज की मार्केट वैल्यू पर ले आए। तो अगर कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू में डिफरेंस हो तो हम क्या कहते हैं कि हम इसकी वैल्यू को अप कर लेते हैं या डाउन कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल। इसमें हम एसेट को ले जाते हैं उसकी फेयर वैल्यू पर, मार्केट वैल्यू पर, और फिर जब वो फेयर वैल्यू पर चला जाता है उसके बाद हम डेप्रीसिएशन शुरू कर देते हैं उस नई फेयर वैल्यू पर। अब चलता रहता है 1-2-3 साल इसी तरह से चलेगा, तकरीबन मैच कर रही होगी कैरिंग अमाउंट और रीवैल्यूएशन। अगर ना कर रही हो, डिफरेंस पड़ जाए तो दोबारा से रीवैल्यू करना जरूरी है। साल बाद भी हो सकती है, 2 साल बाद भी हो सकती है, डिपेंड करता है, 3 साल बाद भी हो सकती है। ठीक, तो उसके बाद हम डेप्रिसिएशन करते हैं, तो फिर हर 2-3 साल बाद या हर साल बाद या हर 3 साल बाद हम क्या करते हैं, दोबारा से उसको फेयर वैल्यू पर ले जाते हैं। तो कैरिंग अमाउंट इस मॉडल में रीवैल्यूड अमाउंट जो भी हमने की है उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2-3 सालों की, 1 साल की इकट्ठी होके कैरिंग अमाउंट वो आ जाती है। नेक्स्ट है जी हमारा काम, चंद बातें कि ये ईच क्लास के हिसाब से रिवैल्यू होगी, एक एक एसेट के हिसाब से नहीं। बिल्डिंग अगर आप रिवैल्यू कर रहे हैं
तो बाकी सारे कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हो सकते हैं। कोई एक क्लास हो सकती है रिवैल्यूएशन मॉडल पर, क्या हो सकती है, एक क्लास रिवैल्यूएशन मॉडल पर, 3 क्लासेस कॉस्ट मॉडल पर। बात समझ लग गई? तो ये पॉसिबल है। लाजमी नहीं है कि सारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट उठा के किसके ऊपर लेकर जाओ, रिवैल्यूएशन मॉडल पर लेकर जाओ, ये लाजमी नहीं है। कोई एक या 2 क्लासेस नॉर्मली रिवैल्यूएशन पे चली जाती हैं, बाकी सारी कॉस्ट पर ही मौजूद होती हैं। अच्छा जी, अगली चीज क्या है, जब भी आप रिवैल्यू करेंगे तो पूरी क्लास रिवैल्यू होगी। अगर 10 बिल्डिंग्स हैं, 10 में से 4 की वैल्यू बढ़ रही है, 6 की वैल्यू कम हो रही है, तो 10 की वैल्यू आप नई फेयर वैल्यू पर लेकर आएंगे। एक मैंने बताया था चेंज इन एस्टीमेट और रिवैल्यूएशन का डिफरेंस। चेंज इन एस्टीमेट में हमेशा साल के शुरू में एस्टीमेट चेंज अप्लाई होना है। एस्टीमेट चेंज कौन सा, 2-3 चीजें हैं, लाइफ चेंज कर रहे हो, रेजिडुअल वैल्यू चेंज कर रहे हो, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज कर रहे हो, तो ये हमेशा होता है साल के शुरू में, चाहे साल के आखिर की डेट दी हो, फिर भी हमने क्या करना है, करंट ईयर पर भी अप्लाई होगा, जबकि रिवैल्यूएशन में ऐसा नहीं होगा। रिवैल्यूएशन अगर ईयर एंड की दी हुई है तो वो ईयर एंड पर ही अप्लाई होगी, ईयर स्टार्ट की दी हुई है तो ईयर स्टार्ट पर ही अप्लाई होगी, उसकी डेट के हिसाब से देखना होगा। ये एक होता क्या है, मार्केट वैल्यू पर से पता चलती है। अब बिल्डिंग के वैल्यूअर्स होते हैं, क्या होते हैं, वैल्यूअर बंदे होते हैं मुख्तलिफ, इंजीनियर्स वगैरह, इस तरीके से अप्रूव्ड वैल्यूअर होते हैं जो उसकी आके वैल्यूएशन करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, सारा ये करते हैं कि इसकी हालत कैसी है, कितना अरसा पुरानी है, क्या है क्या नहीं है, तो इसकी वर्थ आज क्या होगी, पूरी की पूरी वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है, उसकी बेसिस के ऊपर वैल्यू किया जाता है, उसकी बेसिस के ऊपर सारा काम किया जाता है। देन हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसके अंदर हमारा पास एसेट था जो हमने 1 जनवरी 18 को लिया था 100 मिलियन का, और 1 जनवरी 19 पर ये रिवैल्यू हो गया था 110 मिलियन का। बिल्कुल बेसिक लेवल पर हमने काम किया था। एंट्रीज जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं और वर्किंग को दोबारा से देखते हैं और फिर आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये मेन वर्किंग क्रक्स है, पूरी रिवैल्यूएशन के सारे हर किस्म के सवाल इस वर्किंग के जरिए होने। एक सिंगल वर्किंग, क्या, एक सिंगल वर्किंग, जैसी मर्जी आपकी रिवैल्यूएशन हो, आपकी ये वाली वर्किंग मेन वर्किंग होगी, इसकी बेसिस के ऊपर सारे काम होने हैं और बहुत आसान सी वर्किंग है, टेंशन लेने वाली बात ही कोई नहीं है। एसेट खरीदा, एसेट को नॉर्मली 10 साल की लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट किया, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, मेरी डेप्रिसिएशन आ गई, WDV आ गया। अगले साल के शुरू में हमारा रिवैल्यू हो जाना है, 90 से 110 पर लेकर जाना है, एक लाइन खाली छोड़ेंगे, दरमियान में वैल्यू अप होनी है या डाउन होनी है उसकी। 110 पर पहुंच गया, 90 से 110 के दरमियान में डिफरेंस है 20 का। पहले स्टेप पे ये लिखेंगे, दूसरे स्टेप पे ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तीसरे स्टेप पे इधर इन दोनों में से कहीं एक पर लिखी जाएगी, ये दोनों में भी लिखी जा सकती है। चौथे स्टेप में ये जो वैल्यू होगी ये नीचे आ जाएगी कैरिंग अमाउंट के मुकाबले पे। जो मेरा रिवैल्यूएटेड अमाउंट है ये मेरी न्यू कैरिंग अमाउंट है, ये क्या है, मेरी न्यू कैरिंग अमाउंट है। ये भी आप लिख सकते हैं यहां पर, दिस इज योर न्यू कैरिंग अमाउंट, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, न्यू कैरिंग अमाउंट, वो छोटा सा मैंने लिखा है न्यू CA, न्यू कैरिंग अमाउंट। अच्छा, पेपर में क्या करना है, पेपर में आपने R.A लिख देना है, R.S लिख देना है रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए, टाइम वेस्ट नहीं करना, दिस इज वर्किंग। इस नई कैरिंग अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन करेंगे, 110 माइनस 0 डिवाइड बाय 9, यहां पर रिमेनिंग लाइफ निकालना जरूरी है। रिमेनिंग लाइफ मींस 1 साल गुजर गया, टोटल लाइफ थी 10 में से 1 गए, बाकी कितने रह गए, 9। ये भी हो सकता है कि यहां पर वैल्यूअर कहे नहीं जनाब इसकी बाकी की वैल्यू, बाकी की लाइफ जो है ना 6 साल है, तो फिर रिमेनिंग लाइफ अगर हमें गिवन कर देगा तो फिर वो चेंज इन एस्टीमेट भी दरमियान में फाइल हो जाएगा, क्योंकि लाइफ भी चेंज हो रही है। क्या हो रही है,
लाइफ भी चेंज हो रही है। फिर एक ही क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आ सकती हैं। लाइफ का चेंज स्टार्ट से ही होगा, लाइफ का चेंज क्या होगा, स्टार्ट से ही होगा, लेकिन रिवॉल्यूशन की डेट देखनी होगी। समहाउ आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग लाइफ 9 था, ये 110 माइनस 0 डिवाइड बाय 9 किया, इस 20 को, ये 4 नंबर वाला 20 तकसीम 9 किया तो ये आ गया। इसका नाम है इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन। WDV आ जाएगी। डेप्रीसिएशन जैसे हमारा कॉस्ट मॉडल में चलती है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, हर साल में एक ही फार्मूला, तो यहाँ पर भी हर साल में एक ही फार्मूला चलना है। जब भी एसेट रीवैल्यू हुआ है उस तारीख की रिवैल्यूएशन अमाउंट लेनी है, माइनस उस तारीख की रेजिडुअल वैल्यू लेनी है, डिवाइड बाय उस तारीख का रिमेनिंग लाइफ लेनी। जो एक साल में निकलेगी वही अगले साल में डेप्रीसिएशन आएगी। करने को किया जा सकता है कि हर साल आप क्या करें, अगले साल के रिमेनिंग लाइफ देखें और इस कैरिंग अमाउंट को उठाएं, इस कैरिंग अमाउंट को उठाया, इसमें से रेजिडुअल वैल्यू लेस की, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ की, तो भी आंसर वही आया जो यहां पर था। इस 17.78 को उठाया, तकसीम रिमेनिंग लाइफ किया, तो भी आंसर वही आया जो यहां पर था। लिहाजा बार बार वर्किंग लिखने की जरूरत नहीं है। लें जी, अब अगली कहानी थी कि हमने इसकी एंट्रीज रिवाइज करनी है। एंट्रीज, पहली एंट्री मेरे साथ साथ, इसकी क्या एंट्री होती है जी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। इसकी डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। कैरिंग अमाउंट की कोई एंट्री नहीं होती। यहां पर एंट्री, जब भी एसेट रीवैल्यू होना है तो दो एंट्रीज होनी है। पहली एंट्री होनी है, आपने ये वाली बनाया, अकाउंट बनाया, पहले साल का अकाउंट बन गया, सीडी 100 आ गया, इसका सीडी 10 आ गया, ओपनिंग आ गया 10, ओपनिंग आ गया 100। तो पहली एंट्री ये है कि आपने जब भी रिवैल्यूएशन होना है तो अपना सारे का सारा बैलेंस उठाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और शिफ्ट कर देना कहां पर, एसेट अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, ये वाली एंट्री होनी। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है जो आपने वर्किंग में वैल्यू बनाई है, ये वाली, इसकी एंट्री पास करनी। एसेट की नेचर है हमारी डेबिट, डेबिट में डेबिट क्या होता है, ऐड होता है, तो एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट। और रिवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर है क्रेडिट। इस प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट की नेचर है क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है। तो हमारी एंट्री हो गई एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। यहां पे सारी एंट्रीज नजर आती हैं सिवाय उस एंट्री के जो अभी हमने पास की, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। सारी बाकी सारी एंट्रीज नजर आती हैं। अच्छा, तो उसके लिए फिर मैंने उसका नाम तजवीज़ किया हुआ है हवाई एंट्री। क्या है जी, हवाई, हवाओं में एंट्री है, वो यहां पर मौजूद नहीं है। तो बस हवाई एंट्री क्या है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। ये हमने पास कर ली, WDV आ जाएगा। ये वाली एंट्री पास करी, एसेट अकाउंट अपने कैरिंग अमाउंट नई रीवैल्यूड अमाउंट पर पहुंच जाएगा। ये आ गया आपका एसेट अकाउंट। 100 माइनस 10 जमा 20 कितने पे पहुंच गया, ये 110 पर, अपनी रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद हो गया। इधर आपने मजीद डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है जो आपने अगले साल में बनाई है, डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 12.22 से आपका एसेट कितने पे पहुंच जाएगा, 97.78। ये उसकी कैरिंग अमाउंट है। यहां पर आप अगर गौर से देखें तो एसेट कितने पर मौजूद है, 110 पर, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने पर मौजूद है, 12.22 पर। तो कैरिंग अमाउंट कितने पर आ जाएगी, कैरिंग अमाउंट 110 माइनस 12.22 इज इक्वल टू 97.78 पे आ जाएगी, जो कि आपकी बराबर होगी ऊपर वर्किंग के साथ।
अगला हमारा ये वाली एक एंट्री आ जाती है रिवैल्यूएशन सरप्लस की 20 के साथ। एसेट डेबिट हुआ था, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हुआ था। ये वाला, ये येलो एंट्री। एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अब आपका ये वाला रिवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी का अकाउंट है। क्या है? इक्विटी का अकाउंट है। मैंने कल बताया था कि हमारे पास ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, तो क्रेडिट नेचर पे 3 किस्म के अकाउंट होते हैं, एक इनकम का, एक लायबिलिटी का और एक इक्विटी का। तो लायबिलिटी तो है नहीं, ये पैसे तो देने नहीं है, वो निकल गया। ये इनकम भी नहीं है तो वो भी निकल गई। तो फिर ये कौन सा अकाउंट बच जाता है? इक्विटी का। तो ये एक इक्विटी का एक अकाउंट है। 20 में से अब 2.22 इजाफी डेप्रीसिएशन जो है वो हम क्या करेंगे? निकाल देंगे। और एक अदद अकाउंट है रिटेन्ड अर्निंग का। कौन सा अकाउंट? रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट है। ये कल हमने सीखा था, थोड़ा सा दोबारा से बता दूंगा। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, यहां तक हमने काम किया था। और फिर हमने सीखा था कि रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है। बचपन में आपने सीखा हुआ है ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। इसी को ही एक दूसरे अंदाज में लिखने का है कि आप इसे टीक फॉर्म में लिख दें, ओपनिंग प्लस प्रॉफिट लेस ड्राइंग क्लोजिंग। इसी को ही एक तीसरे अंदाज में लिखने का नाम है कि आप कैपिटल को अलहदा कर दें और बचे हुए प्रॉफिट्स को अलहदा कर दें। तो ये कैपिटल आ गया अलहदा से, और जो कमाया और जो घर में ले गया वो जो बच गया वो आप अलहदा से लिख दें। तो इसका नाम है रिटेन्ड अर्निंग। इस अकाउंट में यहां पर वो आ जाता है रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। एक इक्विटी में से निकलकर दूसरी इक्विटी में आ जाता है। ये रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट भी इक्विटी का ही अकाउंट है। ठीक है जी, ये भी इक्विटी का अकाउंट है और ये भी इक्विटी का है, इसकी नेचर भी क्रेडिट है, ये भी इक्विटी का ही अकाउंट है। कल हमने इसकी सारी जर्नल एंट्रीज लिखी थी, जर्नल एंट्रीज परफॉर्म कर ली थी हमने, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट तक। आज हम थोड़ा सा मज़ीद अब काम करते हैं, इस रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाकर अपनी वर्किंग के अंदर क्या करते हैं, जान पैदा करते हैं। वर्किंग बहुत आसान है, ये वाली आज का काम हो जाएगा तो समझें आपकी वर्किंग मुकम्मल हो जाएगी इसकी। ठीक, फिर इसी अंदाज में वर्किंग होती चली जानी है, होती चली जानी है, होती चली जानी है, नथिंग एल्स। ठीक है जी, क्योंकि इसमें मैंने 2-3 दफ़ा क्या कर दिया है, अप डाउन कर दिया है। 1 जनवरी 19 को रिवैल्यूएशन हो रही है, फिर 1 जनवरी 21 को हो रही है, दरमियान में 1 साल खाली, फिर 2021 के बाद 2022 के एंड पर हो रही है। ठीक, तो एंड वाला भी शामिल कर दिया और स्टार्ट वाला भी शामिल कर दिया। वर्किंग हमने करनी है और फिर हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की क्रॉस वेरिफिकेशंस हो सकती हैं, वो भी सीखेंगे इंशाल्लाह। अपनी इसको वर्किंग के अंदर जान लेकर आएंगे इंशाल्लाह। आपने वर्किंग करवानी है मुझे। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है, आपके हर काम हो जाएगा, हर काम सही हो जाएगा अगर आप क्या करेंगे, ये वर्किंग बस सही बना लेंगे। सिर्फ एक वर्किंग की मार है पूरी रिवैल्यूएशन फुल फ्लैच। लें जी, कल तक जो सवाल थे वो था सवाल नंबर 11 था, आज हम इसको बोल देते हैं सवाल नंबर ये हो गया 12। मियां लिमिटेड परचेज अ प्लांट कॉस्टिंग 480 million on 1st January 17 when useful life of the asset is estimated at 12 years.
इट वाज रीवैल्यूड ऑन 1 जनवरी 19 एट 600 मिलियन। अभी हम यहां तक काम करते हैं, कहां तक काम करते हैं, यहां तक काम करते हैं। क्या लिया जी हमने, प्लांट लिया, तो फिर यहां पर एसेट नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या लिख देंगे आप, प्लांट लिख देंगे। बस इतना सा काम करना है, बस एसेट की जगह पर क्या लिख लेंगे, प्लांट। कितने कॉलम वर्किंग है हमारी, एक डेट है, एक डिस्क्रिप्शन है और एक एसेट का अकाउंट है, एक रिवैल्यूएशन सरप्लस का है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। आप वर्किंग के अंदर क्या लिखा करेंगे, आर एस, बस इतना सा लिखना, आपने पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलें जी, डेट लिखवाएं फिर, क्या है जी, 1 जनवरी 17, फर्स्ट जनवरी 17। एसेट की क्या आ गई, कॉस्ट कितने की, 480 मिलियन। यहाँ पर हम कहीं पर रुपीज़ मिलियन लिख देंगे, रुपीज़ एम स्टैंड्स फॉर रुपीज़ मिलियन। 480 का है, 31 दिसंबर हमारा ईयर एंड है। डिफाइन योर ईयर फर्स्ट, क्या पता 30 जून होता, मिड ऑफ द ईयर में खरीदा होता। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है, डिफाइन योर ईयर फर्स्ट। पहला काम आपका पूरे क्वेश्चन में अपना ईयर डिफाइन करना होगा। फ्रेश पेज पे शुरू कीजिएगा, इसने लेंथी वर्किंग जानी है, तीन हैं ये, लिहाजा अगर कोई फ्रेश पेज पे नहीं शुरू कर रहा तो वो इसे फ्रेश पेज पे ले आए ताकि वर्किंग एक ही पेज पे आ जाए आपकी। 480 मिलियन एसेट की कॉस्ट, 31 दिसंबर 17। हमने क्या करनी है, डेप्रीसिएशन 480 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी दी थी हमें, 12 ईयर्स, 12 साल। 40 की क्या हो जाएगी, डेप्रीसिएशन, ये कहाँ पे आ जाएगा, 440 पर ये आपकी क्या आ जाएगी, WDV या कैरिंग अमाउंट। 31 दिसंबर 17। अभी एक साल मजीद गुजरना है, रीवैल्यूएशन की डेट अगले साल है, 2019 में जाके है, 31 दिसंबर 18 एज इट इज जाएगा। अब ये रीवैल्यूएशन हर 2 साल बाद हो रही है कह लें। अब मुझे डेप्रीसिएशन की दोबारा से वर्किंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं चुप करके जस्ट इसकी वैल्यू पर पहुंचूंगा 400। ये मेरी क्या आ गई, WDV 31 दिसंबर 18। अब मेरा एसेट क्या हो रहा है, री वैल्यू हो रहा है किस तारीख पर, 1 जनवरी 19 पर। मैं क्या करूंगा, एक लाइन खाली छोड़ूंगा और एक लाइन के बाद मैं रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो लिख दूंगा, जो कि क्या है, 600 मिलियन। ये मेरा आ गया 600 मिलियन, यहां पर इस जगह पर आएगा पहला स्टेप। ये मेरा क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया, जो पहले नंबर पर मुझे रीवैल्यूएशन के वक्त काम वर्किंग के अंदर करना है। डिफरेंस देखूंगा कितना बनता है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 200 से क्या कर दूं मैं, इसको बढ़ा दूंगा। ठीक, फिर ये 200 से बड़ा हुआ, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है। क्या होता है, ये जो बड़ा हुआ होता है ये क्या होता है, सरप्लस, बढ़ गया, इजाफी है, सरप्लस है, क्या है, बढ़ गया है, इजाफी है, सरप्लस है। और फिर यहां पर हम इसका टोटल लगा देंगे। तो पहले नंबर पर ये काम किया, दूसरे नंबर पर ये काम किया, तीसरे नंबर पर यहां पर वैल्यू आई, चौथे नंबर पर यहां पर आई, डन। यहां पर मैं क्या लिखूंगा, मोर देन एनफ, रीवैल्यूड अमाउंट 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 19। जब भी एसेट बढ़ता है तो उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस।
r.s लिख देंगे बस, तो दैट्स मोर देन इनफ। पेपर में इतना काफी है। हमने अपना क्या करना है, टाइम सेव करना है। हम पैटी चीजों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जहां पर मुकम्मल लिखने की जरूरत होगी वहां पे मुकम्मल लिखेंगे। ये वर्किंग के अंदर जरूरत नहीं है, ये वर्किंग बस एक्यूरेट करना जरूरी है बस। इसकी बेस के ऊपर सारा सवाल होना है, हर किस्म का काम इसकी बेस पे होना है। जर्नल एंट्रीज हो तो इसकी बेस पे होना है। एक्सट्रैक्ट्स कहते हैं जितना एरिया आपका क्वेश्चन में आ रहा है वो इस बेस पे होना है। नोट अगर हमने बनाना हो तो वो इसकी बेस पे होना है। टी अकाउंट अगर बनाने हो तो वो भी किस बेस पे होने हैं, इसकी बेस पे। ये वर्किंग बस है सारी की सारी, पूरी रिविजन में बस ये वर्किंग आपने कर ली, समझे, आपके सारे काम हो गए। और ये वर्किंग है बहुत आसान। बाकी सारा जो है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मस्तियां मौजूद हैं। मसलन डिस्पोजल की है, एक्सचेंज की है, ये सबसे आसान काम है और यह लाजमी आता है। कहीं ना कहीं पे इसकी एडजस्टमेंट लाजमी मौजूद होगी। एक एसेट अक्सर रीवैल्यूड एसेट लाजमी तौर पर मौजूद होगा। ठीक, ले जनाब 600 हो गया। जरूरी काम क्या है यहां पर, जब भी एसेट रीवैल्यू होगा तो आपने क्या करना है, रिमेनिंग लाइफ फाइंड करके लिखनी है। ये इंपॉर्टेंट काम है। अब सही वाला काम होगा। कल तो एक साल था, अब कितने साल हैं, 2 साल बाद है। तो मेरी टोटल लाइफ कितनी थी, 12। कितने साल गुजर गए, 17 पूरा, 18 पूरा, 2 पूरे गुजर गए हैं। तो 2 पूरे निकाल दें तो वो कितने बच जाते हैं, 10 साल बच जाते हैं। ठीक है, बड़े आराम से हाथों से ये लाइनें लगाई जा सकती हैं। क्या किया जा सकता है, ये वाली लाइंस 1 2 3 कॉलम लाजमी बनाएं, इन दोनों को बेशक मिक्स कर लें। अदरवाइज मैंने बच्चों को देखा है, ये वाली वर्किंग जाते 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 ना इधर पहुंच जाती है, या ये वाली वर्किंग इधर से आते 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 इधर पहुंच जाती है। तो होता क्या है, कॉलम कुछ बनाया है, अंदर कुछ और कहानी चल रही है। ठीक है, तो लिहाजा स्केल हो तो ठा ठा करके स्केल से लाइन लगा लें, अदरवाइज चुप करके, यार मैं भी तो लाइन लगाता हूँ कि नहीं लगाता, मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा, यहाँ पे तो लगी नजर आ रही है ना आपको, मैं यहाँ पे ऐसी लाइन लगा के दिखाऊंगा। हाँ, ये ले 1 2 3, क्या मसला है, लाइन लगाते कोई मसला होता है, बचपन से खेलते चले आ रहे हैं लाइंस के ऊपर। तो आराम से आप क्या करें, लाइंस लगाएं, 3 लाइंस लगाएं, यहां पे डेट की लाइन लगाएं, ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। सो इजी। मैं जानबूझ के ये बोल रहा हूं, मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है इस तरीके से कि वो अब बगैर कॉलम बनाए शुरू हो जाते हैं और फिर ऐसी जबरदस्त वर्किंग्स, ऐसी डेबिट एंड क्रेडिट मस्ती किस्म की देखने को मिलती है, कोई हद नहीं। मैं अक्सर पर बच्चों को दिखा भी देता होता हूँ, कभी मुझे ऐसी किस्म की नजर आए ना, और डेबिट इस साइड पे लिखा होता है इधर और क्रेडिट इधर लिखा होता है। वैल्यूज में भी ऐसे काम किया होता है, और फिर बाज़ औक़ात डेबिट एंड क्रेडिट में एक अलग-अलग आना चाहिए, वो ऐसे आ रहा होता है। कहता कि जी खुद चार्ट अकाउंटेंट खुद सीखना पेपर के अंदर मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, कुछ मुझसे सीखो। तो खुदारा जो है ना, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं पेपर पर्सपेक्टिव की, इसका ख्याल रखा करें। जितनी अच्छी फाइन वर्किंग आपकी अपनी खुद होगी, खुद आप अंडरस्टैंड करेंगे, उतना अच्छा एग्जामिनर भी अंडरस्टैंड करेगा, उतनी आसानी से मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो ये होगी हमारी रिमेनिंग लाइफ। अब हमने आना है 31 दिसंबर 19 पर। अब हमने करनी है डेप्रीसिएशन दिस रीवैल्यूड अमाउंट को ओवर द रिमेनिंग लाइफ क्या करना है, हमने डेप्रीशिएट करना है। 600 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, और इस 200 को
डिवाइड बाय 10 क्या आ गई 60 और ये क्या आ गई 20। 540 180 ये आ गई WDV 31 दिसंबर 19। 31 दिसंबर 20 पर नहीं, उससे भी अगले साल में जाके दोबारा से ये एसेट क्या हो रहा है रीवैल्यू हो रहा है। तो हम दोबारा से वर्किंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ डेप्रीसिएशन लिखेंगे 31 दिसंबर 20 की 60 लिखेंगे, ऊपर से 20 पिक करेंगे, ये वाला 60 इधर लिख दिया, ये वाला 20 इधर लिख दिया, बस इतना सा काम है। दोबारा से वर्किंग नहीं लिखनी, जरूरत नहीं है। जब रीवैल्यू होगा तब रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, तब इधर डेट्स से के जरिए रिमेनिंग लाइफ निकाल लेंगे। क्या आ गया 480 और क्या आ गया 160, ये क्या आ गई हमारी WDV 31 दिसंबर 20। क्या दोबारा से रीवैल्यू हो रहा है? 1 जनवरी 21 पर हो रहा है। एक साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या होता है ओपनिंग होता है। तो ये जो वैल्यू 31 दिसंबर 20 की है, यही वाली वैल्यू 1 जनवरी 21 की है। अब हमने दोबारा से क्या करना है रीवैल्यू किया है, तो यहाँ पर एक लाइन खाली छोड़ेंगे, एक लाइन के बाद क्या आएगा हमारी वैल्यू 200। ओहो इतना नुकसान, बंदा परेशान। 280 ये 200 के साथ गिर रहा है, मैं कोई और वैल्यू ज़रा कर दूं इसको। 280 नहीं करते हैं हम, इसको क्या कर देते हैं 250 कर देते हैं। क्या कर देते हैं 250 कर देते हैं इसको। ओरिजिनल में भी जाके इसको 250 कर लिया जाए। ले जी 250 कर दिया हमने। अब 480 वाली वैल्यू को कितने पर गिराना है 250 पर गिराना है। कितनी वैल्यू बढ़ी या कम हुई? क्या हुई वैल्यू कम हुई। कितने से के साथ कम कर दूं इसको मैं 230 से। अब कहानी अगली है जो सीखने वाली है। यहां पर हम क्या लिख देंगे रीवैल्यूड अमाउंट। यहां पर लिखना है अब आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है जी, लॉस हो रहा है या सरप्लस आ रहा है? लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहां पर रीवैल्यूएशन लॉस। क्या लिखेंगे? नहीं, डेफिसिट नहीं है। सरप्लस और डेफिसिट वाली वो वाली कहानी नहीं है, ये लॉस है। ठीक है, रीवैल्यूएशन लॉस हो रहा है 1 जनवरी 21 पर। अब लॉस की कहानी हो या सरप्लस की कहानी हो, अब असल कहानी शुरू होनी है। पहले तो सिर्फ पहले वाली कहानी थी ना, पहला साल था, फर्स्ट इवैल्यूएशन थी। अब आपकी जेब में 100 रुपया हो, क्या हो आपकी जेब में 100 रुपया हो, आपको नुकसान हो रहा हो 150 का, तो सबसे पहले वो 100 रुपया जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना, जो आपके पास अपना मौजूद है। और बाद में 50 कहीं और से निकल कर जाएगा। ठीक डन। ऐसे सोच लें या एक और अंदाज सोचने का। आपके घर के अंदर एक अदद मुर्गे मुसल्लम की बोटी पड़ी हुई है। ठीक, आपको लगी है बड़ी टिका के भूख, आप बाहर से पता नहीं कहां कहां से फिर के आए हैं घर में, और अब आपका जो माल है ना वो खत्म होना है। सबसे पहले क्या करेंगे? घर में पड़ा हुआ मुर्गे मुसल्लम
खा जाएंगे। भूख मिट गई तो ठीक, नहीं तो क्या करेंगे, बाहर जाएंगे, बाहर जाकर भी कुछ खा लेंगे, नुकसान करेंगे, मजीद अपना खर्चा करेंगे। ऐसे ही है ना। अब ये घर में पड़ा हुआ क्या है, मुर्गे मुसल्लम, ये है आपकी भूख। ठीक, पहले क्या करना है, आपने इस मुर्गे मुसल्लम को खाना है। भूख मिट गई तो ठीक, ना मिटी तो इधर अपने प्रॉफिट को खाएंगे। ठीक, ये लॉस पुराने किसी और प्रॉफिट को खा जाएगा। पहले ये लॉस है, ये पहले एग्जिस्टिंग जो गेन कमाया हुआ है, सरप्लस कमाया हुआ है, उसको खाएगा, खत्म करेगा। खत्म हो जाएगा तो फिर किधर चला जाएगा, लॉस कर देगा, प्रॉफिट को खा जाएगा अपने। क्या करेगा, प्रॉफिट को खा जाएगा। तो अब ये कितना खा सकता है, 860 तक खा सकता है। ठीक, बाकी कितना बच गया, 70 किसको खा जाएगा, प्रॉफिट को खा जाएगा। डन, बात समझ लग गई। अच्छा, यहीं पर एक और मिसाल देने लगा हूं आपको, यहीं पर एक और मिसाल देने लगा हूं समझाने के लिए। आपका 480 आ रहा था एक, 160 आ रहा था दूसरी चीज, एक कॉलम था आपका एसेट का, एक कॉलम था आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस का, और एक कॉलम है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर ये रीवैल्यूएशन हुई होती 410 पर, कितने पर, लॉस तो यहां पर भी है, कितना लॉस है, 410 नहीं लेता वो 70 से मैच करेगा, कोई और लेते हैं, 400 पूरा कर देते हैं। तो लॉस कितना होना था, फिर अब दूसरे पास से मैच कर जाएगा। यार कोई ज्यादती है, नहीं जी, 420 की आवाज आई है, 420 कितने के साथ लॉस है, 60। अब लॉस होना कितना है, 60 का है। कितने का लॉस है, सिर्फ 60 का है। अब घर में पड़ा हो मुर्गे मुसल्लम, और बाहर तो नहीं भागे जाएंगे ना फिर, और भूख लगी है थोड़ी सी एक छोटी सी बोटी उठाएंगे और थोड़ी सी बोटी खा लेंगे, स्टिल बोटियां मौजूद रह जाएंगी, स्टिल जो सरप्लस है वो मौजूद रह जाएगा। यहां से बस कितने किसको खाया जाएगा, 60 को, और बाकी स्टिल क्या हो जाएगा, 100 बच जाएगा। बात समझ लग गई है, सारी सिनेरियो समझ लग गया कि सिचुएशन देख के क्या होनी है, चेंज आनी है। एक चीज बड़ी अच्छी सी है, वो क्या, वो चीज अच्छी सी ये है कि अगर तो ये वाली लाइन है पॉजिटिव, तो सारी लाइन पॉजिटिव में जाएगी, लिखी जाएगी। अगर ये यहां पर आ गया नेगेटिव, तो ये सारी लाइन किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। ये है वर्किंग के लिए आपके लिए। बात समझ लग गई जी। तो ये नेगेटिव में थी, तो सारी की सारी लाइन किस में गई है, नेगेटिव में। बस ये चीज अब आपने ध्यान में रखनी है। समझा मैंने आपको दिया है, और यहां पर फिर क्या हो जाएगा, अब 70 का लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 70 का लॉस आ जाएगा। अब स्टेप्स बढ़ गए, लेकिन तरीकाकार वैसा ही है। पहले नंबर पर यही आएगा, दूसरे नंबर पर यही आएगा। अब तीसरे नंबर पर आप देखोगे कि आप किधर जाना है, कितना कितना जाना है, और फिर चौथे नंबर पर आप अगले स्टेप पे लेकर आओगे। डन। वर्किंग मुश्किल तो नहीं है, समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। पीडीएफ मिल जाएगा, नो टेंशन, घर में दोबारा से लिख सकते हो। हाँ, क्वेश्चन उठाओ, खुद बनाओ, ठीक है ना। 1 जनवरी 21 को क्या हो गया, 1 जनवरी 21 को क्या हो गया, रीवैल्यू हुआ। रीवैल्यूएशन क्या आ गया, लॉस आ गया। लॉस को डील हमने कर दिया, देखा कि कितनी वैल्यू डाउन होनी है और कितने घर में मौजूद है और कितना
गले में से निकालना पड़ गया, ऐसे कह लें, प्रॉफिट खा लिया। एक इंपॉर्टेंट काम, बड़ा जरूरी काम होता है जब भी रिवैल्यूएशन होती है, तो वो क्या होता है? रिमेनिंग लाइफ। ये निकालना नहीं बोलनी अनलेस एंड अनटिल कि आपका क्वेश्चन एंड हो रहा हो, मींस उसने आगे यूज ही ना होना हो, फिर तो बेवकूफी है निकालना। साल के आखिरी दिन में हो और बस क्वेश्चन भी खत्म हो रहा हो, तो फिर भी आप अगर उस वक्त टाइम लगा दें रिमेनिंग लाइफ निकालने पे, फिर ये बेवकूफी है। ठीक, क्वेश्चन ने आगे चलना ही नहीं है। समहाउ रिमेनिंग लाइफ निकालना क्या है, जरूरी है क्वेश्चन चलाने के लिए। अब टोटल लाइफ कितनी थी? 12। कितनी लाइफ थी? अब आपने चूंकि यहां पर डेट्स वगैरह कुछ नहीं लिखी हुई, आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कब आया था, 1 जनवरी 17। ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 17। पहले साल में क्रूशल काम होता है, ये मिड में भी आ सकता है, दरमियान में भी आ सकता है, आधा साल भी हो सकता है। ठीक, तो साल देखें एंड कब है? 31 दिसंबर, मीन 17 पूरा, 17 पूरा, 18 पूरा, 19 पूरा, 20 पूरा, 21 का स्टार्ट है। तो 4 मुकम्मल साल गुजर चुके हैं। आप 4 ऐसे लिखेंगे और क्या कर देंगे कि बाकी की लाइफ कितनी रह गई? 8 रह। बस ये आपका स्टेप होगा। अब वर्किंग आगे बढ़ेगी उसी अंदाज में जैसे वर्किंग रूटीन की बढ़नी आगे। डेप्रीसिएशन करोगे कैसे? इस 250 को उठाओगे, रिवैल्यूड अमाउंट, इसने ओवर द रिमेनिंग लाइफ क्या होनी है? डेप्रीशिएट होना है। रिवैल्यूड अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। थर्ड 31.25 और ये जो 70 है इसको भी तकसीम आप क्या कर देंगे? 8 कर देंगे। 8.75। अब इंपॉर्टेंट कहानी यहां पर, मुझे 70 को कम करना है। क्या करना है? 70 एक लॉस है और लॉस ऑलरेडी किस में लिखा हुआ है? ब्रैकेट में लिखा हुआ है। मुझे किसी माइनस चीज को कम करना हो तो मैं क्या करता हूं? प्लस में लिखूंगा या नेगेटिव में लिखूंगा? प्लस में लिखूंगा। ठीक है जी, तो यहां पर कम करने के लिए किस में लिखा जाएगा? प्लस में लिखा जाएगा। ये रीवैल्यूएशन के वक्त की कहानी बताई थी, प्लस या माइनस। ठीक है, पता चले हर जगह से प्लस प्लस करने की कोशिश ना करना। ये है जनाब प्लस में 8.75। 250 में से 31 यार ये 2 5 निकल गए तो कितने रह गए? $218.75 और ये लॉस कितना रह गया? नेट हो गए 61.25। यही रह गया ना? ठीक है, ये हमारी आ गई WDV 31 दिसंबर 21। 31 दिसंबर 21। अब अगला साल आएगा 31 दिसंबर 22। रिवैल्यूएशन हो रही है 31 दिसंबर 22 पर ही, लेकिन पहले क्या होनी है? डेप्रीसिएशन होनी है, तब इसकी वैल्यू 31 दिसंबर 22 की आएगी। तो 31 दिसंबर 22 पर एक डेप्रीसिएशन आप पहले करेंगे। क्या मुझे दोबारा से वर्किंग करने की जरूरत है? दोबारा से इस वक्त लाइफ निकालने की जरूरत है नहीं। जोन सी ए वाली वर्किंग है सेम लिख देंगे, पूरा साल ही मौजूद है। 31.25 यहां से आ जाएगा और यहां पर क्या आएगा? प्लस में 8.75 187.5 एंड
50 52.5, ये आ गई WDV 31 दिसंबर 22। अब असल में ये सही वाली WDV नहीं है, क्यों भला? इसके बाद इसी डेट के ऊपर क्या हो जानी है? रीवैल्यूएशन हो जानी। WDV क्या है? कैरिंग अमाउंट। क्या है? कैरिंग अमाउंट, जो आगे कैरी होनी है। तो जब वो रीवैल्यू होना है तो ये वाली वैल्यू ने आगे कैरी नहीं होना, असल में रीवैल्यूड अमाउंट ने आगे कैरी होना है, ईयर एंड पर हो तो नई रिवैल्यूएशन अमाउंट कैरी होना है। समहाउ यहां पर मैं अभी लिखने लगा हूं WDV बिफोर रीवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन से पहले की WDV है, क्योंकि ईयर एंड पर रीवैल्यू हो रहा है। अब क्या आएगा जी? रीवैल्यूड अमाउंट। कितनी रीवैल्यू अमाउंट होके आई है जी? कितने पे गई है जी? 360 पर। क्या किया जाए? यहां पर क्या लिखा जाए फिर? 360। वैल्यू बढ़ी है कम हुई है? 31 दिसंबर 22 पर कितनी बढ़ी है? 172.5। अब मैंने क्या लिखा है? सर प्लस लिखा है, बड़ा है। अब क्या किया जाए? उसी तरह से आपने देखना है। इन ये लॉस था, लॉस था, लॉस था, क्या था? लॉस था। किसी बंदे को देने हो पैसे, इकट्ठी वैल्यू बढ़ जाए, इकट्ठे पैसे आ जाएं, तो क्या करोगे? पहले उसको दे देंगे, फिर बाकी जेब में रख लोगे, ऐसे ही है ना? बस वो वाली कहानी समझ में। पुराना कोई लॉस पड़ा हुआ है, पहले क्या होगा? वो खत्म होगा, फिर सरप्लस में बाकी की कहानी जाएगी। इतना से स्टेप्स हैं पूरी रिवैल्यूएशन में, ये 2 स्टेप्स हैं। एंट्रीज ऑब्वियसली हम करेंगे, लेकिन पूरी रिवैल्यूएशन की कहानी तकरीबन एक ही दफा डिस्कस हो गई है, और इतनी आसान सी कहानी है। रिवैल्यूएशन इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, वेरी इजी टास्क। लें जी, पहले क्या किया जाए? इस पुराने लॉस को एकदम से क्या कर दिया जाए? खत्म कर दिया। अगर वैल्यू प्लस में आनी है तो पूरी की पूरी लाइन किस में जाएगी? प्लस में लिख दी ना मैंने, यहां पे भी प्लस में लिख दिया, उधर ये प्लस में है। अब इसमें से इतना प्लस हो गया, बाकी कितना रह गया? 120 रह गया, तो 120 यहां पर लिख दोगे। और ये क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। अब साल के आखिरी है, क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है, मुझे क्वेश्चन आगे चलाना नहीं है, लिहाजा लिहाजा यहां पे रिमेनिंग लाइफ फाइंड करने की जरूरत नहीं। मुझे एक और साल चलाना होता तो फिर फाइंड करने की जरूरत थी। यहां तक वर्किंग के लिहाज से कोई आपको मुश्किल पेश आई हो? हाँ, आगे जा। पहली दफा जो चीज थी, कल भी मैंने ये मुकम्मल लिखी थी, रिवैल्यूएशन सरप्लस। R.L लिख दें, R.लॉस लिख दें, खाली लॉस लिख दें, कुछ नहीं होता, जो मर्जी लिख दो। R से रीवैल्यूएशन लॉस, लॉस। मेरी अक्सर आदत है, मैं R.लॉस लिख देता हूं, रिवैल्यूएशन लॉस। ठीक, तो वर्किंग के अंदर आप लिख सकते हैं आराम से, जैसे R.A लिखा है रीवैल्यूड अमाउंट, R.लॉस लिख देंगे, पता चल जाएगा ये रिवैल्यूएशन का क्या है? लॉस है। या आदत है मेरी इस तरीके से लिख देने की,
रिवैल्यूएशन लॉस, मुकम्मल नहीं लिखता, कभी कभी ऐसे लिख देते हैं, कभी कभी ऐसे लिख लेते हैं, तो मुख्तलिफ अंदाज में आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये वर्किंग है। आपको खुद पता चलना चाहिए कि ये क्या है। मुश्किल तो नहीं है ये वर्किंग, आसान है ना। तो बस इसके ऊपर बेस करेगी और पेपर में कभी भी इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं होगा। पुराने ज़माने में होता था तब सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी होती थी। क्या करनी होती थी? जर्नल एंट्रीज करनी होती थी। अब जर्नल एंट्रीज नहीं करनी होती, अक्सर कहा जर्नल एंट्रीज का क्वेश्चन नहीं आता, बड़ा अरसा हुआ आए हुए। उस ज़माने में थी सिर्फ जर्नल एंट्रीज आपके कोर्स में, जब जर्नल एंट्रीज आया करती थी। अब जर्नल एंट्रीज निकल कर क्या चीज़ आ गई है, या एक्सट्रैक्ट्स की तरफ कहानी चली गई है या नोट की तरफ चली गई है, और नोट डायरेक्टली इससे बन जाता है डायरेक्टली। एक फिक्रा लिखवाया था आपको, हाँ हाँ, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट अपनी कॉस्ट या, अब डैश नहीं लिखना वहां पे, कल का लेक्चर के ऊपर जा रहा हूं मैं, दिखाने लगा हूं आपको टी अकाउंट। टी अकाउंट में पहला साल एसेट अकाउंट किस पर मौजूद है, कल के लेक्चर में, पिछले लेक्चर में एसेट अकाउंट पहले साल में कितने पर मौजूद है, अपनी कॉस्ट पर मौजूद है, और अगले साल किस पर मौजूद है, अपनी रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद है। तो उस फिक्रे को मुकम्मल कर लें, किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट या तो अपनी कॉस्ट या फिर रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। किसी भी ईयर एंड पर एसेट अकाउंट या तो अपनी कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट पर मौजूद होता है। बस ये आपने फिक्रा अपना मुकम्मल कर लेना है। अब अभी मैं आपको टी अकाउंट नहीं बनवा रहा, अभी मैं आपको क्या करने लगा हूँ, डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज करवाने लगा हूँ। ठीक है, जर्नल एंट्रीज करेंगे और उसके बाद हम छुट्टी कर लेंगे, आप लोग होमवर्क में टी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है ना। जर्नल एंट्रीज अगर आती हो तो टी अकाउंट में पोस्टिंग करना मुश्किल काम है? बताएं जी, पोस्ट कर लेंगे ना, टी अकाउंट बना लेंगे ना। और अगर आपको कोई क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन दे दिए जाएं जिसमें जर्नल एंट्रीज भी हुई हो, जिसमें टी अकाउंट भी सॉल्व हुए हो, बने हो, तो वो भी बना लोगे ना, वो मुश्किल तो नहीं है। और अगर आपने टी अकाउंट बना लिए हो तो फिर क्या उससे आगे नोट मुझे बनवा सकते हैं अगले दिन? खुद नहीं बनाने, पहली दफ़ा खुद नहीं बनाने, पहली दफ़ा क्लास में बनाएंगे, फिर आगे आपने खुद बनाने है। आराम आराम से तअम्मुल मिजाजी से चलना है, लेकिन अच्छे अंदाज में चलना है। तो जर्नल एंट्रीज आज हम इस साल की सारी करेंगे इंशाल्लाह, और आप करवाएंगे। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है आप में कि आप वो वाली वर्किंग देख के खुद एंट्री बना सकते हैं। बस थोड़ी सी चंद चीज़ों की बातें मैंने बतानी है मज़ीद, तो सारी जर्नल एंट्रीज इंशाल्लाह आपके पास पॉकेट में आपकी होंगी इंशाल्लाह। एंट्रीज होनी कहाँ से है? वो वर्किंग से देख के। कहाँ से देख के? वर्किंग से देख के होनी है, जो वर्किंग आपने बना ली है, जो सीख ली है। ठीक, उसके बाद हम एंट्रीज लिखने के बाद एक दफ़ा यहाँ से सारी एंट्रीज रिवाइज करेंगे ज़ुबानी। बस यहाँ पर हमारा आज का काम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। हमने सारी की सारी वर्किंग देख ली है। अब दुनिया जान की जितनी चीज़ें आ जाएं, खाली रिवैल्यूशन हो तो आप कर सकेंगे। आगे जाके एक चीज़ आती है, चेंज इन एस्टीमेट और रिवैल्यूशन इकट्ठी कर दी, तो वो बस हल्का सा सिखाना है मैंने, तो आपका क्या हो जाएगा, रिवैल्यूशन इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। ठीक।
ठीक। फिर उसकी वेरिएशंस, जो नोट की वेरिएशंस हैं उसमें क्या कुछ लिखना होता है वो लर्निंग हमारी बाकी रह जाएगी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इंशाल्लाह। चलें जी स्टार्ट करते हैं। 480 की एंट्री क्या होगी? पहली एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट, इसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। वेल डन। 1 जनवरी 17 एसेट डेबिट, एसेट में प्लांट है, क्या है जी? तो प्लांट अकाउंट डेबिट, कैश, बैंक या पेएबल क्रेडिट या एडवांस क्रेडिट या कैपिटल क्रेडिट। 480 रुपीस मिलियन। 31 दिसंबर 17 आया, हमारी एंट्री हुई डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। 40 की एंट्री ये थी। पहला साल हो गया आपका मुकम्मल, क्लोज। अगला साल आया, अगले साल में क्या एंट्री हो रही है? सिर्फ एक अदद डेप्रीसिएशन की, नथिंग एल्स। तो एंट्री कर सकते हैं जी डेप्रीसिएशन की दोबारा से। डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ये भी साल मुकम्मल हो गया। 31 दिसंबर 18 मुकम्मल हो गया। कैन यू टेल मी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना आ गया होगा? पक्का? मसला तो नहीं है ना? ठीक है। अब 1 जनवरी 19 पर क्या हो रहा है? एसेट रीवैल्यू हो रहा है। जब भी एसेट रीवैल्यू होता है तो एक एंट्री होती है, वो क्या? हवाई एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट। वेल डन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट का नाम क्या है? प्लांट। अब ये बस क्वेश्चन के अंदर देख के चलना है आपने। क्या लिख दूं फिर? प्लांट अकाउंट क्रेडिट। कितने से एंट्री होगी? 80 से। पक्का? ये तो आपने कहा कि जनाब ये 40 था, ये 40 था, इकट्ठा किया तो क्या हो गया? इसकी नरेशन क्या होती है जी? ट्रांसफर ऑफ एंटायर बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट, यानी कि प्लांट अकाउंट। ठीक, सारी की सारी जितने भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी सारी की सारी क्या कर दी हमने? ट्रांसफर कर दी है। ये पहली एंट्री होगी। ये वाली एंट्री जो है एंटायर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये इस वर्किंग में से कैसे मिलेगी? मसलन मुझे कहा जाए सिर्फ और सिर्फ 2019 की एंट्रीज पास करनी है, तो क्या मैं 17 और 18 की भी एंट्रीज पास करूंगा? नहीं करूंगा, मुझे वैल्यू तो चाहिए ना। कैसे होगी? डेप्रिसिएशंस को जमा कर लेंगे, कहां से लेके कहां तक? इस कॉस्ट से लेकर रीवैल्यूड अमाउंट तक। इसके दरमियान में देखेंगे डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है, 1 और 1 2। इन दोनों को जमा करेंगे, कितनी हो गई? 40 जमा 40 80। टी काउंट बनाने की जरूरत तो नहीं है, समझ लग रही है ना सारी? ठीक है जी। तो ये हो गई 80 से पहली एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट अकाउंट क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ एंटायर बैलेंस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। क्या? नहीं, ये मैं बार बार आपको याद दहानी करवाने के लिए लिखा रहा हूं, याद करवाने के लिए लिखा रहा हूं। मैंने ऊपर लिखा है कुछ, ये चीजें आपको याद हैं, ये चीज नई थी, ये चीज बार बार बोलकर जहन में बिठाने की बात कर रहा हूं, बस और कुछ नहीं कर रहा। नरेशन जनरली जर्नल एंट्री का क्या है? पार्ट है। क्या है? जनरली जर्नल एंट्री का पार्ट है नरेशन, लेकिन इसको लिखने में खामखा में टाइम लग जाता है।
एक चीज। दूसरी चीज, हमने पेपर मुकम्मल करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तीसरी चीज, अक्सर पेपर में ये लिखा होता है नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। क्या लिखा होता है? जनरल एंट्रीज आ जाए तो साथ क्या लिख देता है वो? नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट जो कि इस वक्त है प्लांट अकाउंट क्रेडिट। अब एसेट कितने पर आ गया? अपनी कैरिंग अमाउंट पर आ चुका है, और कैरिंग अमाउंट कितनी है इसकी? 400। ठीक, अब क्या एंट्री होनी चाहिए? क्या एंट्री नजर आ रही है यहां पर? इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर क्या है? डेबिट। इसकी नेचर क्या है? इसकी नेचर क्या है? डेबिट में डेबिट क्या होता है? और क्रेडिट क्या होता है? लेस। और क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड। और डेबिट क्या होता है? लेस। बस यहां से बनेगी एंट्री देख के। एसेट अकाउंट क्या हो रहा है? ऐड या लेस? ऐड का मतलब क्या होगा? डेबिट। डन। तो एसेट अकाउंट को क्या कर दो? डेबिट। प्लांट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या है? क्रेडिट नेचर है, ये भी क्या हो रहा है? ऐड। क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है? ऐड। एंट्री क्या हो गई? मुकम्मल। 1 जनवरी 19 पर प्लांट अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। अच्छा, अब मैंने क्या लिखा है? पहली दफा मुकम्मल लिखा है। क्या लिखा है? मुकम्मल लिखा है। पेपर करने का अंदाज बता रहा हूं आपको। जनरल एंट्रीज मेन आंसर है। जनरल एंट्री क्या है? मेन आंसर। मैंने पहली दफा मुकम्मल लिखा है और मैंने साथ इसके क्या लिख देना है? R.S। अब मैं इसको जितना दफा मर्जी R.S करके यूज करूं, अब गलती नहीं होगी। अब गलती कंसिडर भी नहीं होगी। 200 से ये हो गया एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये कब कब एंट्रीज हो रही हैं? ये 1 जनवरी 19 को हो रही हैं, एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन। ये रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं ये दोनों। इसके बाद क्या होनी है एंट्री? डेप्रीसिएशन 60 की। डेप्रीसिएशन की एंट्री 31 दिसंबर 19। डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से आ गई? 60। अब इसके साथ एक और एंट्री भी होनी है, वो कौन सी? ये वाली एंट्री। ये वाली एंट्री, इसके ऊपर मैं कोई नाम दे देता हूं। इसको क्या दे दूं? इसको कह देते हैं बी, क्रॉस रेफरेंसिंग करने के लिए। और यहां पे इसको कर देते हैं हाईलाइट। बी वाले की एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन क्या हो रहा है? रीवैल्यूएशन सरप्लस की नेचर क्रेडिट में ये चीज क्या हो रही है? लेस। तो क्रेडिट में क्या होता है? लेस। डेबिट। इसका मतलब है रीवैल्यूएशन सरप्लस को क्या कर दिया जाए? डेबिट। आधी एंट्री तो होगी ना। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ये आ गया आपका रीवैल्यूएशन सरप्लस। यहां पर लिखना था हमने कुछ और, ऐसे करके बी लिखनी थी और उसको हाईलाइट करना था। क्या एंट्री बनाई जाए? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 20 से। आधी एंट्री तो आती है जो वहां पे नजर आ रही है। और दूसरा अकाउंट कौन सा सिखाया था? रिटेन्ड अर्निंग का। ये पहली दफा मैंने लिखा और इसके साथ क्या लिख दिया मैंने? R.E। अब मैं आगे R.E पूरे क्वेश्चन में यूज कर सकता हूं। ठीक, और वो गलत कंसिडर नहीं होगा। जैसे मैंने यहां पर बता दिया और यहां पर उसको यूज
कर दिया। लें जी, ये किस तारीख पर होगी? 31 दिसंबर 19। डेप्रीसिएशन के वक्त अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस मौजूद हो तो फिर इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री करना ज़रूरी है। डेप्रीसिएशन के वक्त अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस मौजूद हो तो फिर इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की जर्नल एंट्री करना ज़रूरी है। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। क्या बात कही है? ये जो डेप्रीसिएशन का वक्त था, यहाँ पर रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस मौजूद था, डेप्रीसिएशन का वक्त था, रीवैल्यूएशन सरप्लस में बैलेंस मौजूद था, तो इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री करना ज़रूरी है। एक ऑप्शन में स्टैंडर्ड यहाँ पे ना दो चीज़ें बोलता है। क्या बोलता है? स्टैंडर्ड चीज़ें बोलता है दो। एक जो 99.99% जगहों पे इस्तेमाल होती है वो है करना ज़रूरी है। एक दूसरी ऑप्शन भी देता है स्टैंडर्ड, वो कहता है कि ना करो, ये जब एसेट हम बेचेंगे ना उस वक्त कर लेंगे। क्या करेंगे? साथ साथ ना किया जाए, जब एसेट बेचेंगे ना, डिस्पोज ऑफ करेंगे उस वक्त कर लो। ठीक है? लेकिन जितने भी पास पेपर आज तक आए हैं, जितने भी पास पेपर आज तक आए हैं, उनमें ये वाली एंट्री हो रही है। ये वाले स्टैंडर्ड की बात जो है ये अभी रिसेंटली ऐड की है बुक के अंदर। उन्होंने स्टैंडर्ड की ये वाली बात क्या की है? रिसेंटली ऐड की है। पुराने सवालों में तो ये वाली बात बोलना भी हम नहीं कहते भी नहीं थे कि जनाब ये कोई चीज़ होती है, बस चुप करके ये वाली एंट्री होनी ज़रूरी है, ये बोलते थे। लेकिन अब ज़हन में एक चीज़ रखनी है कि करना ज़रूरी है, लेकिन एक अल्टरनेट ऑप्शन मौजूद है। बस ये इतना सा याद रखना आपने। ठीक है जी। अल्टरनेट ऑप्शन कि ये एंट्री हम ना करें और जब एसेट सेल हो सिर्फ तब करें। ये वाला ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ अगर एग्जामिनर कहे तब ऑप्ट करना है। 1 2 3 स्टार। ठीक है जी। एंट्री यही है, एंट्री चेंज नहीं है। एंट्री यही होनी है, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। जब डिस्पोज ऑफ होगा सारी जितना भी बैलेंस पड़ा होगा सारा इकट्ठा ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री चेंज नहीं है, सिर्फ टाइमिंग की चेंज है। हर साल करना है या बिल्कुल एंड पर जाके करना है। तो पहली ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, हर साल ट्रांसफर किया जाए, और वही हो रहा है तमाम पास पेपर्स में। अभी तक उसने इसके ऊपर एक आधा MCQ दिया हो तो
अलहदा बात है, इसके ऊपर कोई MCQ शायद ज़रूर दिया हो सकता है, कोई मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं आया। और आया भी होगा, MCQ भी आया होगा तो ये रिसेंट अटेम्प्ट में आया होगा जो अभी गुजरी है, उससे पहले तक नहीं था। क्यों भला? उस स्टैंडर्ड में आया ही, स्टैंडर्ड में मौजूद थी चीज़ें। हमारे जो एग्जामिनर ने बुक के अंदर जो चीज़ें एडअप की हैं वो अभी कुछ अर्सा पहले की हैं, 2 अटेम्प्ट्स पहले। आपके पास बुक अपडेटेड है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, एंट्री क्या हो गई? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। डेप्रीसिएशन के वक्त ये वाली एंट्री करना ज़रूरी है। दूसरी ऑप्शन डिस्पोजल के वक्त, जब ये एसेट बेच देंगे उस वक्त हो सकती है, लेकिन हमने वो वाली ऑप्शन ऑप्ट नहीं करनी है क्वेश्चन में, जब तक कि लाजमी ना लिखा हो कि भाई ऐसे ही करो। चलें जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। आपने टेंशन इसकी अभी नहीं लेनी है, आपको जितने क्वेश्चन मिलने हैं सब में ये वाली एंट्री हर साल हो रही होगी, ठीक है? हाँ यकम जनवरी 19, 31 दिसंबर 19 के वक्त की एंट्री, 2 एंट्रीज हो गई हमारी मुकम्मल। टाइम बस 2-3 मिनट रह गया जी। अगली एंट्री 31 दिसंबर 20 के वक्त, क्या यही वाली दोनों एंट्रीज होंगी? कोई इजाफी तो नहीं है ना? 31 दिसंबर 20 के वक्त 2 ही एंट्रीज होनी है, डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 60 से, और दूसरी एंट्री रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 20 से। नेक्स्ट अगर ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे स्पीडी एंट्री लिखेंगे। 31 दिसंबर 20 के बाद यकम जनवरी 21 पर एसेट क्या हो गया? दोबारा से रीवैल्यू हो गया, रीवैल्यू हो गया। क्या हो गया? रीवैल्यू। अब पहली एंट्री रिवैल्यूएशन के वक्त की क्या होती है? हवाई एंट्री होती है। वेल डन। यकम जनवरी कौन सी पे? 21 पर होगी। यकम जनवरी 21 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और प्लांट अकाउंट जो कि एसेट अकाउंट है वो क्रेडिट। अब कितना बैलेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में मौजूद होगा? कितने के साथ एंट्री की जाए? 120 के साथ। वेल डन। जब यहां पर आपने एंट्री पास की थी तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को निल कर दिया था। क्या कर दिया था? निल कर दिया था। तो जब निल होगा तो उससे आगे जितनी चलेगी, एक 60 की चलेगी और एक 60, ये 2 वैल्यूज आ रही होंगी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में। तो 120 से एंट्री हो जाएगी 60 जमा 60 120। आस में लग गई जी। अच्छा जी, दूसरी एंट्री देख के आप बताएंगे। एसेट की नेचर क्या है? डेबिट। एसेट क्या हो रहा है? लेस हो रहा है, तो क्या हो रहा हो? क्रेडिट हो रहा होगा। तो आप चुप करके 230 को क्या लिख दें? क्रेडिट लिख दें। प्लांट अकाउंट को क्या कर दिया जाए? क्रेडिट। कितने से? 230 से। और उसके बाद आप आए 160। इस कॉलम की नेचर क्या है? इस कॉलम की नेचर क्रेडिट। रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो रहा है, मींस के क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? 160 से। रिवैल्यूएशन सरप्लस 160 से हो गया डेबिट। और मजीद क्या चीज़ है? प्रॉफिट एंड लॉस ही लिख दिया जाता है। अक्सर लोग क्या लिख देते हैं इसे? प्रॉफिट एंड लॉस लिख देते हैं। मेरी आदत प्रॉफिट एंड लॉस लिखने की नहीं है, मेरी आदत है यहाँ पर मैं लिखता होता हूँ रिवैल्यूएशन लॉस और फिर ब्रैकेट में से प्रॉफिट एंड लॉस लिखता हूँ। और ये कितने से है? 70 से। प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट, उसमें क्या हो रहा है? ये डेबिट। बस ऐसे हम कर देते हैं। ये कौन सी एंट्री आ गई? 1 जनवरी 21 की रिवैल्यूएशन के वक्त की एंट्री आ गई। नहीं,
160 से, ये देखिए कौन सा कॉलम हिट हो रहा है बेटा, 160 किस कॉलम में है, कौन सा कॉलम है, ठीक, इस कॉलम को देख के एंट्रीज होनी है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू इस नरेशन को देख के नहीं एंट्रीज होनी, इस कॉलम को देख के एंट्री होनी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, 1 मिनट में, 1 मिनट रह गया। डेप्रीसिएशन की एंट्री 31.25 से हो जाएगी, ठीक। ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो कॉलम में जो एंट्री आती है ना, ये वाली वैल्यू, ये प्लस वाली वैल्यूज, इनकी कोई एंट्री नहीं होती, इनकी कोई एंट्री नहीं होती, ये सिर्फ हिसाब किताब रखने के लिए होती है, ये सिर्फ हिसाब किताब रखने के लिए होती है। ये हिसाब किताब कौन सा, कि आगे जाके ये रिवर्सल कितने से होनी है, ये रिवर्सल हो रही है ना, इस एंट्री के हिसाब किताब रखने के लिए इसकी ये काम कर रहे होते हैं, इसकी एंट्री कोई नहीं होती है। तो बस 31.25 की एंट्री होगी 31 दिसंबर 21 पर। डेप्रीसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 31.25, 31.25, 8.75 प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन के वक्त वाली वैल्यू की जनरल एंट्री होती है, बाकी वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ हिसाब किताब के लिए कैलकुलेट होती हैं। तो 8.75 के लिए मैंने ये वाली बात आपके लिए लिख दी है कि प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में जो वैल्यूज़ आ रही हैं, सिर्फ और सिर्फ रीवैल्यूएशन के वक्त अगर कोई वैल्यू आ रही है तो उसकी एंट्री होनी है, बाकी सारी की सारी एंट्रीज क्या हैं, हिसाब किताब रखने के लिए हैं। डन। बाकी 1-2 लाइंस की एंट्रीज खुद कर लेंगे। तो इसकी एंट्री एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ रहा है, ये क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, इसको आप रीवैल्यूएशन गेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बस इतनी सी कहानी है। अब टाइम ख़त्म हो गया, अगली क्लास होनी है यहाँ पे, तो इसलिए लिखने के लिए ना लिखने के लिए माजरत। और आगे क्लास होनी है आज या नहीं है? उनकी क्लास है। चलें, थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही। होमवर्क 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 इंपॉर्टेंट चीज़, होमवर्क लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है जी? डायरेक्ट पास पेपर पे जा रहे हैं हम। 2.1, 2.2, एक है फराडे, एक है शहजाद। 2.1, 2.2 फराडे शहजाद। पेज नंबर मुझे बता देंगे? पेज नंबर, बुक से पेज नंबर बस मुझे बता दें। 2.1, 2.2 पास पेपर है। पहुंच गए हो? 1-65 चैप्टर नंबर 1 का 65 नंबर पेज है। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।